नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कुमार गौरव एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने इलाहाबाद एकेडमी ऑफ जेपीबी ग्रुप के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां पर होंगे स्वस्थ होंगे, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैथमेटिक्स के सबसे पहले चैप्टर संख्या पद्धति पर चर्चा की थी। संख्या पद्धति में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा था। कितनी संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा है, यही सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज दोस्तों हम लोग उसी संख्याओं पर आधारित एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं उन सभी में संख्या पद्धति चैप्टर से हर बार हर एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न परिभाषा से होते हैं। उसी पर आधारित प्रश्न मिलेंगे आपको, परिभाषा पर आधारित प्रश्न मिलेंगे आपको। उन सारे प्रश्नों को आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको संख्या पद्धति में जितनी संख्याएं हैं उनके सारी परिभाषाओं के बारे में बता दिया है, एक्सप्लेन करके कि कौन किसके साथ किस तरीके से संबंध रखता है। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रत्येक भाज्य संख्या का, उसके बाद आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, कोई अभाज्य भाजक नहीं होता। दूसरा ऑप्शन, कम से कम एक अभाज्य भाजक होता है। तीसरा ऑप्शन, कम से कम 2 अभाज्य भाजक होता है। और चौथा ऑप्शन, एक व केवल एक अभाज्य भाजक होता है। देखिए दोस्तों, लोगों को इस प्रश्न में ये बताना है कि भाज्य संख्या के कम से कम कितने अभाज्य भाजक होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि भाज्य और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में हमने पढ़ा था कि एक ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। किससे किससे? 1 से विभाजित हो और किससे? स्वयं से विभाजित हो। तो ऐसी संख्या हमारी क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। दूसरे शब्दों में हम यही कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड संभव है, एक ऐसी अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड संभव है, ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, जैसे अगर हम देखें कि एक संख्या हमारे पास है 3, तो 3 को कौन विभाजित करेगा? 1 विभाजित करेगा, यानी 1 से विभाजित होगा। और किससे विभाजित होगा? स्वयं से विभाजित होगा। 1 से विभाजित हुआ और स्वयं से विभाजित हुआ, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन हुआ? 3 हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या 3 का अभाज्य भाजक, कौन सा भाजक? अभाज्य भाजक कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। 1 का मतलब ये 1 नहीं, ये तो भाजक 1 है। ये हमारा अभाज्य भाजक है और इसकी संख्या कितनी है? 1 है। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उन सभी का केवल व केवल एक अभाज्य भाजक संभव है। बिल्कुल उसी तरीके से अब अगर हम भाज्य संख्या के बारे में देखें तो हम जानते हैं कि एक ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो,
स्वयं से विभाजित हो और इन दोनों के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से भी विभाजित होनी चाहिए। अगर हम कहें कि एक संख्या हमारी है 4, तो 4 को कौन विभाजित करेगा? 1 विभाजित करेगा। और कौन विभाजित करेगा? 2 विभाजित करेगा। और कौन विभाजित करेगा? 4 विभाजित करेगा। तो हम भाज्य संख्या की परिभाषा में जानते हैं कि एक ऐसी संख्या जो 1 से, स्वयं से और इन दोनों के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, वह संख्या भाज्य संख्या होती है। ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें तो दूसरी बात हमने आप लोगों को बताई थी कि किसी भी भाज्य संख्या के कम से कम भाजकों की संख्या 3 होनी चाहिए। यानी कोई भी एक संख्या जिसके कम से कम 3 भाजक हों, वह संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों, कितने भाजक हैं? 3 भाजक हैं। अब 3 भाजक हैं, इसका मतलब ये संख्या कैसी हो गई? ये संख्या कैसी हुई? भाज्य संख्या हुई। अब आप जरा देखिए, ये 1 को कौन विभाजित करेगा? 1 को केवल 1 विभाजित करता है, इसलिए 1 के लिए हमने कह दिया कि 1 हमारा न तो भाज्य भाजक है और न ही अभाज्य भाजक है। जरा 2 को देखिए, 2 को कौन विभाजित करेगा? 1 विभाजित करेगा। और कौन विभाजित करेगा? 2 विभाजित करेगा। यानी ये कैसी संख्या हुई? अभाज्य संख्या हो गई। यहाँ हमने देखा था 2 अभाजक होंगे तो अभाज्य संख्या हो गई। और 4 के बारे में बात करें तो 4 के लिए तो हमने ऊपर लिखा ही है कि 4 के कितने भाजक? 3 भाजक। और वो कौन कौन से? 1, 2 और 4। इसका मतलब हो गया कि ये 4 तो हमारी भाज्य संख्या है और ये 1 हमारी न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो और ये 2 कौन कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो मेरे दोस्तों, हमने देखा, हम ये जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और 4 में आपको अभाज्य भाजक के रूप में कितनी संख्या मिल रही है? केवल और केवल 1 संख्या, और वो भी कौन सी? 2। तो आप कह सकते हैं कि एक भाज्य संख्या, क्योंकि ये न्यूनतम संख्या है, तो हमारा भाजक भी क्या हुआ? न्यूनतम। जितने अभाज्य संख्या यहाँ से मिलेंगी वो हमारे न्यूनतम भाजक होंगे। तो हमने कह दिया कि हमारे न्यूनतम भाजकों की संख्या यहाँ पर कितनी मिली आपको? 1 मिली। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ कि किसी भी भाज्य संख्या का कम से कम कितना अभाज्य भाजक होगा? 1 अभाज्य भाजक होगा। और अगर आपसे अभाज्य संख्या के लिए पूछे कि किसी अभाज्य संख्या के कम से कम अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होगी, तो वो भी कितनी होगी? 1 होगी। आप देख रहे हैं 3 है, 3 को 1 और 3 विभाजित कर रहा है, तो ऐसे ही 1 को केवल 1 विभाजित करेगा और यहाँ 3 को 1 और 3 दोनों विभाजित करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि 3 हमारी अभाज्य संख्या है और ये इसका अभाज्य भाजक भी है। ठीक है। तो भाज्य संख्या के न्यूनतम भाजकों की संख्या 1 होगी और अभाज्य भाजक के न्यूनतम कह लीजिए, अधिकतम कह लीजिए, या कुल अभाज्य भाजकों की संख्या कह लीजिए, वो भी कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों, हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। प्रश्न आपका है, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? या यही प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो हम लोगों ने बात की थी कि अभाज्य संख्या के लिए अभी चर्चा की कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। अब देख लीजिए, 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से हमारी प्राकृत संख्याएं हैं। 1 को कौन विभाजित करेगा? केवल 1। तो इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 1 है। और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर 1 ही अभाज्य भाजक मिल रहा है, तो हमने कह दिया ये क्या हो गया? गलत। सॉरी, अभाज्य भाजक नहीं, भाजकों की संख्या 1 ही है, तो इसलिए ये क्या हो गया? हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब अगर बात करें 2 के बारे में, 2 क्या है? 2 1 से विभाजित हुआ और स्वयं से। और हम जानते हैं कि जिस संख्या के कुल भाजकों की संख्या 2 होती है वो क्या होगी? आपकी
अभाज्य संख्या होती है। इसका मतलब जो सबसे पहली संख्या हमको अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त हुई वो क्या हुई? 2 प्राप्त हुई। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी। और 2 कैसी संख्या है? सम संख्या भी है। तो सम संख्या भी हो और सबसे छोटी सम संख्या हो और क्या हो? अभाज्य संख्या हो। तो आपने कहा ये सब क्या है? 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या होगी? 2 होगी। चलिए अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? और आपके पास ऑप्शन है √4, √3, 2 + √3 और 5 √3। परिमेय संख्या के बारे में हम क्या जानते हैं? परिमेय संख्या के बारे में हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, परंतु Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 न हो और P तथा Q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। साथ ही साथ हमने आपसे बताया था कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है। और तीसरी चीज, ऐसी सभी संख्याएं जिनका मूल का मतलब वर्गमूल या घनमूल ज्ञात कर सकते हैं, ऐसी सभी संख्याएं आपकी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि जब किसी संख्या का आप वर्गमूल या घनमूल निकालेंगे तो वो आपका पूर्णांक संख्या में आएगा। अगर पूर्णांक संख्या में प्राप्त हुआ तो वो परिमेय संख्या है, और अगर पूर्णांक संख्या में प्राप्त नहीं हुआ तो फिर वो संख्या आपकी परिमेय के बजाय क्या हो जाएगी? अपरिमेय। ठीक है। तो अब हमको ऑप्शन में दिया गया है √4। तो जैसे √4, तो अब अगर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना मिलेगा दोस्तों? +-2। क्या मिलेगा? +-2। देखिए दोस्तों, ये 2 को अगर हम लिखते हैं तो ये होता है +2, एक आपका होगा और दूसरा होगा -2। अगर हम इस -2 का स्क्वायर कर दें तो ये 4 के बराबर होगा और 2 का स्क्वायर करें तब भी 4। तो हमें जो ऑप्शन मिला वो √4 मिला, जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा? +-2। और प्लस भी पॉजिटिव इंटीजर होगा यानी कि धन पूर्णांक होगा, और -2 हमारा नेगेटिव इंटीजर यानी कि ऋण पूर्णांक होगा। तो ये दोनों ही हमारी पूर्णांक की कैटेगरी में आ रही हैं और सभी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि √4 हमारा आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से सत्य है। पहला ऑप्शन, 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा पूर्णांक होता है। दूसरा ऑप्शन, 2 पूर्णांक संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा प्रश्न, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होती है। और चौथा ऑप्शन, 2 परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। चलिए पहले ऑप्शन की तरफ चलें। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि 2 परिमेय संख्या का योग हमेशा पूर्णांक होगा। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं होती हैं? सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, पहली चीज। और दूसरी, जितनी भी भिन्न संख्या यानी P/Q के रूप में जिनको लिखा जा सके वो सभी भी क्या होती हैं? परिमेय होती हैं, है ना। तो अब अगर भिन्नों को अगर आप आपस में जोड़ते हैं, 2 भिन्न लेकर के अगर उनको आपस में जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि या तो उनका योगफल पूर्णांक के रूप में मिलेगा और या तो उनका योगफल भिन्न के रूप में मिलेगा। अगर पूर्णांक के रूप में मिला तब तो ठीक है, लेकिन अगर भिन्न के रूप में मिला तो आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि जितनी बार आप 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे वहाँ पर आपको पूर्णांक संख्या योगफल के रूप में प्राप्त होगी।
ठीक है। आप यहाँ इस कथन को इस तरीके से कह सकते थे कि दो परिमेय संख्याओं का जो योगफल होता है वो हमेशा परिमेय संख्या ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे दिखा दें आपको, 1/2 में अगर हम 1/3 को जोड़ दें तो आंसर आता है 5/6, है ना। ये 3 का 1 में गुणा करते हैं 3 आएगा, 2 का 1 में गुणा किया तो 2 आ गया, दोनों को जोड़ दिया 5 हो गया, और 3 में 2 का गुणा किया तो 6। ऐसे ही एक परिमेय संख्या 1/2 में अगर हम वापस से दूसरी परिमेय संख्या 1/2 को जोड़ दें तब जो आंसर हमको मिलेगा वो क्या होगा, 2/2। डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। अब ये कैंसिल होगा तो आंसर क्या मिला, 1। तो ये पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। तो दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय होता है, न कि पूर्णांक। दूसरा ऑप्शन देखिए, दो पूर्णांक संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। किसका योग, पूर्णांक संख्या का योग। अरे भाई मेरे, जब भी आप दो पूर्णांक संख्या को जोड़ेंगे तो आपका जो योगफल आएगा वो भी पूर्णांक के रूप में आएगा, और पूर्णांक के रूप में आएगा तो उसे हम परिमेय बोल सकते हैं, अपरिमेय नहीं बोल सकते। आप कोई भी दो पूर्णांक संख्या तो जान ही रहे हैं क्या, सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं, और बीच में रहा 0। तो इनमें से किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो जो योगफल हमको मिलेगा वो या तो धनात्मक प्राकृत संख्या मिलेगा, या तो ऋणात्मक प्राकृत संख्या मिलेगा, और या फिर 0 मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि जितना भी योगफल आपका होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा, न कि अपरिमेय होगा। और अगर पूर्णांक हुआ तो आप परिमेय कह सकते हैं, अपरिमेय नहीं कह सकते। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरे ऑप्शन की तरफ आए तो एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग एक अपरिमेय संख्या होता है। ये बात बिल्कुल सही है। दो परिमेय संख्या का योग परिमेय होता है, दो अपरिमेय संख्याओं का जो योग है वो भी क्या होता है, अपरिमेय होता है। एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तब भी आपको जो योगफल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, मिलेगा ना। क्यों, क्योंकि जो अपरिमेय संख्या है उसका आप वर्गमूल या घनमूल ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो थर्ड ऑप्शन सी है ये ऑप्शन आपका सही होगा कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। चौथा ऑप्शन, दो परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय। तो भाई दो परिमेय संख्याओं का चाहे योग हो, चाहे घटाव हो, या फिर गुणा हो, ये तीनों ही परिमेय संख्याओं के लिए हमेशा परिमेय होती हैं, वो कभी भी अपरिमेय नहीं होती। तो इस लिहाज से ये जो चौथा ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। आशा करता हूँ कि जितना भी हमने पिछले वीडियो में जो भी परिभाषाएं हमने पढ़ाई हैं वो आपने पढ़ी है, देखी हैं, और अब जो प्रश्न हो रहे हैं वो आपको करने में आनंद भी आ रहा होगा। जब पढ़े होते हैं तो ज़्यादा आनंद आता है ना। अगला प्रश्न हमारा है, लिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या दिया गया, पहला ऑप्शन आपको दिया गया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है। दूसरा ऑप्शन सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तीसरा ऑप्शन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। और चौथा ऑप्शन प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो भाइयों, हमने आपको बताया था कि जितनी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या हैं, पूर्ण संख्या होती हैं। जितनी पूर्ण संख्या होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी। सभी पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह है। इसका मतलब हो गया कि जितनी परिमेय संख्याएं हैं वो कहाँ मिलती, कैसी संख्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी प्राकृत संख्या है वो भी क्या होंगी, वास्तविक होंगी, है ना। जैसे हम कहें कि चूहा शेर है, सभी चूहा शेर है, सभी शेर लोमड़ी है, लोमड़ी है,
सभी लोमड़ी कुत्ता है। अगर ऐसा कहा जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने चूहे हैं ये सभी शेर हैं, यानी शेरों के समूह में, शेर केवल चूहे ही शेर नहीं है, शेरों के समूह में शेर भी हैं और चूहे भी हैं जो कि शेर है। और ऐसे ही सभी शेर लोमड़ी हैं, तो ऐसे ही लोमड़ी के समूह में लोमड़ी भी होंगी और जो शेर लोमड़ी हैं वो भी होंगी। और हम कहें कि सभी लोमड़ी कुत्ता है, तो कुत्तों के समूह में जो लोमड़ियां हैं वो भी क्या है, कुत्ता है, ऐसा मान रहे हैं। तो हम अगर कहते हैं कि सभी चूहा शेर, सभी शेर लोमड़ी, सभी लोमड़ी कुत्ता, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी चूहा क्या है, कुत्ता है, सभी शेर क्या है, कुत्ता है, सभी लोमड़ी क्या है, कुत्ता है, ऐसा बोला जा सकता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। दूसरा, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। सही है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, तो यह बिल्कुल सही है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होंगी वो सब परिमेय होंगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, देखिए प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती हैं, ऐसा कहना गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब जोड़ करके एक समूह बनाया जाता है तो वो जो समूह होगा वो हमारा कैसा होगा, वो कैसा होगा, वास्तविक संख्या का समूह होगा। तो अब अगर पूरी वास्तविक संख्या के बारे में बात करें तो पूरी वास्तविक संख्या केवल परिमेय या केवल अपरिमेय तो होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों संख्याएं उसमें पाई जाती हैं। तो यहां पर यह कथन हमारा गलत होगा कि जितनी भी वास्तविक संख्या हैं वो सभी परिमेय है, ये गलत है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या होती हैं। अगर ऐसा बोले तो जाके हमारा कथन सत्य होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन 1.010010001 ... 2.371 ... थर्ड ऑप्शन है √2 - 1 डिवाइड बाई √2 + 1 और चौथा ऑप्शन है पाई। हमें क्या बताना है, इस प्रश्न में परिमेय संख्या कौन सी होंगी। जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके वो सभी क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हमको इस प्रश्न में ये बताना है कि कौन कौन से इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन परिमेय संख्या को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन हमको मिले हैं पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन। उसमें पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में हमको दिया गया 1.010010001 ... देखिए रिपीट करने का मतलब क्या होता है, दोहराव करने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक सीक्वेंस बनना चाहिए कि जैसे अगर 3 आया तो ये 3 ऐसे ही अनंत बार तक आता चला जाए। अगर 3 नहीं आया, जैसे हम कहें कि 0.123 आया, तो ऐसे ही 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एक सीक्वेंस में मिलना चाहिए। ये सीक्वेंस बन रहा है, सीक्वेंस में होगा तो हम कहते हैं कि ये पुनरावृत्ति हो रही है, दोहराव हो रही है। जिस क्रम में पहली बार हमको अंक प्राप्त हुए हैं उसी क्रम में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार मिलती जा रही हैं। तो आप देखिए पहली बार जो मिला वो 1 2 3 मिला, दूसरी बार फिर क्या मिला, फिर से 1 आया, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। लेकिन यहाँ इस पहले वाले ऑप्शन में ये सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है। 0 के बाद 1 आया तो अगली बार फिर से 0 के बाद 1 आना चाहिए था, लेकिन 0 आ गया। फिर आगे भी ये इस क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि ये हमारा आवर्त दशमलव संख्या नहीं होगा। तो अगर आवर्त दशमलव नहीं है तो वो आवर्त दशमलव नहीं है तो वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बिल्कुल इसी तरीके से
अगर दूसरे वाले ऑप्शन को आप देखिए तो दूसरे वाले ऑप्शन में हमको दिया गया 2.37137। देखिए 371 देखिए सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, 3 के बाद 7, 7 के बाद 1, जस्ट 1 के बाद आपको मिला 3, 3 के बाद फिर से 7, फिर से 1, फिर डॉट डॉट, यानी ये आपका आवर्त दशमलव को फॉलो कर रहा है, यानी ये एक आवर्त दशमलव संख्या है। इसलिए दोस्तों हम इसको बोलेंगे कि ये हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये जो दूसरा ऑप्शन हमको दिया गया ये एक परिमेय संख्या है, जबकि बाकी के तीनों ऑप्शन तो वैसे ही छूट जाएंगे। अगर एक आपको परिमेय मिल गया तो बाकी के तीनों क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। लेकिन फिर भी हम देख लें, देखिए √2 - 1 दिया है और √2 की वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी वर्गमूल 2 का निकाला नहीं जा सकता। तो इसका मतलब ये कैसी संख्या हो गई, जिसका मूल ज्ञात न किया जा सके वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो ये भी अपरिमेय हो गई। जितनी सांकेतिक संख्याएं होती हैं वो भी क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं, है ना। तो ये भी क्या हो गई, अपरिमेय। पाई आपका दिया गया तो पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमको ये दिया गया है कि यदि a तथा b धनात्मक पूर्णांक हों और a के पावर b प्लस b के पावर a इक्वल टू 47 हो, तो a तथा b निम्न में से किस कोटि के अंक होंगे, यानी किस प्रकार के अंक होंगे उनको आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है, दोनों विषम संख्या होंगी, एक विषम संख्या तथा एक सम संख्या होगी, एक अभाज्य संख्या तथा एक भाज्य संख्या होगी, और दोनों अभाज्य संख्या होंगी। देखिए पहले ऑप्शन में आपको दिया गया कि दोनों विषम होंगी, तो जरा देखिए हम एक हमारा विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित न हो, ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित न हो। परिभाषा याद रखेंगे तो प्रश्नों को कर पाओगे। अगर परिभाषा याद नहीं रहेगा दोस्तों तो क्वेश्चन हल करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, खास करके ये परिभाषा वाले प्रश्नों के। अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे संख्या पद्धति में, तो जब आपके टाइप शुरू होंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ परिभाषा काम नहीं करने वाली, वहाँ फिर हम लोग बेसिक मेथड और ट्रिक को अप्लाई करेंगे। लेकिन इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए परिभाषा याद होना अनिवार्य है। तो या तो आप परिभाषा को याद रखिए, समझ लीजिए कि परिभाषाएँ हैं कैसी, तो याद हो जाएंगी आपको। चलिए देखिए, अब सभी प्राकृत संख्या जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम है। तो हम जानते हैं कि विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चलती हैं। आप किसी भी 2 विषम संख्या को उठाइए और उनको जोड़िए, देखिए किस प्रकार की संख्या आपको मिल रही है। जैसे अगर हम 3 में 1 को जोड़ें तो कितना मिला, 4। कैसा मिला, सम संख्या मिला। 4 क्या है, सम संख्या। 3 में अगर 5 को जोड़ें तो क्या मिला, 8, ये भी सम संख्या। 5 में 7 को जोड़े तो क्या मिला, 12, ये भी सम संख्या। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिला, 16, ये भी सम संख्या। ऐसे ही 1 में 5 को जोड़ा तो 6 आया, या फिर 1 में 7 को जोड़ा तो 8 आया, 1 को 9 में जोड़ा तो 10 आया, है ना। 5 को 9 में जोड़ा तो 14 आया। आप देख रहे हैं कि जितनी बार आप विषम संख्याओं को, 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं तो किस प्रकार की संख्या मिल रही है, सम संख्या मिल रही है। इसका मतलब हो गया कि जो पहला ऑप्शन हमारा है वो गलत हुआ ना। विषम संख्या के बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं, और हम जानते हैं कि 1, 3, 5, 7 इस तरीके से विषम संख्या लिखी जाती है। हमारे जो प्रश्न में दिया गया वो दिया गया है a के पावर b प्लस b के पावर a इक्वल टू 47। यहाँ 47 से मतलब ये है कि ये जो योगफल इन दोनों का मिले ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो हमें ये बतानी है कि हम a और b की वैल्यू किस तरीके से अरेंज करें, या किस कोटि के अंक लें जिसको सॉल्व करने पर हमें जो आंसर मिले वो एक विषम संख्या के रूप में प्राप्त हो। जरा देखिएगा, अगर 2 विषम संख्या, किसी भी विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करते हैं, किसी भी विषम संख्या का विषम संख्या में गुणा करें, जैसे ये a के पावर b है, जैसे हम कहें कि पहली विषम संख्या हमारी 3 और इसके पावर में अगर 1 रखें, 3 के पावर की वैल्यू क्या हो गई, 1 की 3 के पावर अगर 2 रखें तो आंसर क्या मिलेगा, 3 3 9।
आगे भी यही करते रहिए। ये 3 हो गया। अगर 1 के पावर, अब देखिए ये अगर a होगा तो ये क्या होगा, b होगा। तो पहली बार a के पावर b की वैल्यू निकाली तो अगली बार b के पावर a की वैल्यू निकालें तो 1 के पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, है ना। ये दोनों की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। अब 3 के पावर 2 इक्वल टू 9, तो 2 के पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, 8। अब जरा ऐड करके देखिए, 3 में 1 को ऐड किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। क्या हुआ, 4 हुआ। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, एक सम संख्या आ गई। क्यों, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या रखा है, जो पावर की वैल्यू है और जो बेस की वैल्यू है, यानी आधार और घात दोनों की वैल्यू को हमने विषम रख दिया। विषम रखा तो आंसर जो मिला वो ऐड करने पर कितना मिला, 4 मिला। मिला ना, कितना मिला, 4 मिला। लेकिन जब हमने एक बेस को एक बार रखा विषम और पावर यानी घात को रखा सम तो हमें आंसर मिला 9। और ऐसे ही जब हमने बेस को सम किया और पावर को विषम किया तो हमें आंसर जो मिला वो क्या मिला, 8 मिला। और जब इन दोनों को जोड़ा तो 9 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 17, 17। और ये किस प्रकार की संख्या है, विषम संख्या है। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर एक बार सम हो तो अगली जो संख्या है वो कैसी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। यानी अगर बेस वाली वैल्यू सम है तो पावर वाली वैल्यू विषम हो, और जब पावर वाली वैल्यू सम हो तो बेस वाली वैल्यू सम हो तो पावर वाली विषम हो। ठीक है, तो आप यहां से बता देंगे कि आपके प्रश्न में जो पूछा गया है कि a के पावर b प्लस b के पावर a इक्वल टू 47 किस कोटि के अंक हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, एक सम होगा तो दूसरा क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न करने में मजा आ रहा है, आ ही रहा होगा, है ना, क्योंकि आपने परिभाषा पढ़ी हुई है। तो और जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो दोबारा से पढ़ लेंगे और उसके बाद प्रश्न को करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। देखिए, आनंद ले लेके पढ़िए, आनंद लेके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़िया से समझ पाएंगे चीज़ों को। लेकिन अगर प्रेशर बना के पढ़ेंगे तो फिर आप नहीं चल पाएंगे। जैसे हो जाए ना, आपके ऊपर आपके हाथ में एक बॉल दे दी जाए छोटी सी, तो आप उसको उछालते हुए चलेंगे, है ना, आराम से मुस्कुराते हुए उछालते हुए चलेंगे। लेकिन अगर आपके सर पे 2 क्विंटल का बोझा रख दिया जाए तो फिर उस कंडीशन में आपका चलना दुर्लभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्रेशर नहीं, चीज़ों को आराम से समझते हुए चलिए और धीरे धीरे करके समझिए। पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। आराम से पढ़िए, मस्ती में पढ़िए और एक एक चीज़ों को गौर से पढ़िए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सत्य है, क्या सत्य है, एक वास्तविक संख्या का वर्गमूल धनात्मक संख्या होती है, एक पूर्णांक का वर्गमूल पूर्णांक होता है, एक परिमेय संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या होता है, एक धन पूर्णांक का वर्गमूल वास्तविक संख्या होता है। देखिए, वर्गमूल क्या होता है, जब भी आप वर्गमूल किसी संख्या का निकालने जाते हैं तो उस संख्या का वर्गमूल अगर वर्गमूल निकाला जा सकता है तो वो आपको पूर्णांक संख्या के रूप में निकाला था ना, जैसे कर्ण 4 प्लस माइनस। कहने का मतलब है कि जिस संख्या का वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं वो संख्या का वर्गमूल आपको पूर्णांक संख्या के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन जिस संख्या का वर्गमूल आप ज्ञात नहीं कर सकते उस संख्या का वर्गमूल ना तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक होगा, क्योंकि आप मूल तो ज्ञात कर ही नहीं पाए, तो ना तो वो धनात्मक हुआ ना तो ऋणात्मक हुआ। तो अब वास्तविक संख्या के साथ क्या है कि वास्तविक संख्या में हम जानते हैं कि परिमेय संख्या भी होती हैं और अपरिमेय संख्या, और सभी परिमेय संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे अगर हम कहें कि 1/2 का वर्गमूल बताइए क्या होगा, निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो जब वर्गमूल निकाला ही नहीं तो धनात्मक या ऋणात्मक होने का प्रश्न ही नहीं बनता।
तो इसलिए ये पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। एक पूर्णांक का वर्गमूल पूर्णांक होता है, देखिए यहीं पर देख लीजिए, 4 क्या है, पूर्णांक है, इसका वर्गमूल क्या आया, पूर्णांक आया ना, ±2 आया, तो इसका मतलब पूर्णांक है, धन पूर्णांक मिला और ऋण पूर्णांक मिला। लेकिन आप जानते हैं कि धन 2 अगर आपका धनात्मक पूर्णांक है तो जरा 2 का वर्गमूल निकाल के बताइए, निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब नहीं निकलेगा तो इसका मतलब हुआ कि ये संख्या पूर्णांक की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हुआ और आपको दे दिया गया, गलत हो गया, क्योंकि एक पूर्णांक संख्या का वर्गमूल पूर्णांक की बजाय क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा। एक परिमेय संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या, फिर से गलत। एक परिमेय संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या नहीं होता। एक परिमेय संख्या का वर्गमूल या तो परिमेय होगा या तो क्या होगा, अपरिमेय। देखिए यहां पर आपको दिया गया है, यहां दिया गया ना, अगर 4 की बात करें तो 4 एक परिमेय संख्या है, इसका वर्गमूल निकाला तो धन ऋण 2 मिला, और धन ऋण 2 पूर्णांक संख्या है, और सभी पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, क्या हुआ, ये हमारा परिमेय संख्या हुआ। लेकिन यहां पर देखिए, इस परिमेय संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो परिमेय आएगा, नहीं आएगा। कैसी संख्या मिलेगी, अपरिमेय। तो जहां परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है वहां कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है ना। तो किसी परिमेय संख्या का वर्गमूल परिमेय की बजाय क्या होता है, वास्तविक होता है। एक धन संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या होता है। अगले ऑप्शन में आपको दिया गया कि एक धन संख्या का वर्गमूल वास्तविक संख्या, क्लियर है, धन संख्या का मतलब धनात्मक पूर्णांक, और किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल निकालेंगे तो वो या तो आपको कैसा मिलेगा, पूर्णांक के रूप में मिलेगा, और या तो उसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता। जब वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता तो वो होगी अपरिमेय, और जब वर्गमूल ज्ञात हो जाएगा तो वो होगी परिमेय। तो एक बार परिमेय और एक बार अपरिमेय मिल रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि धन पूर्णांकों का जो वर्गमूल होता है वो कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो कहने का मतलब हो गया ये जो चौथा ऑप्शन है आपका ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में होते हैं, क्या होते हैं? पहला ऑप्शन, भिन्नों की न्यूनतम संख्या होती है, ठीक 2 भिन्न होते हैं, भिन्नों की अनंत संख्या होती है, और परिमेयों की सम संख्या होती है। परिमेयों की सम संख्या का मतलब जैसे 4 परिमेय हुए, 2 परिमेय संख्या, उनके बीच में 2 परिमेय संख्या आएंगी, 4 आएंगी, 6 आएंगी, 8 आएंगी, ऐसा। ठीक है। तो दोस्तों पहली चीज तो ये जान लीजिए कि किसी भी प्रकार की अगर 2 संख्याओं को आप चूज करते हैं तो उनके बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। कितनी संख्या होंगी? अनंत संख्याएं होंगी, लेकिन उन दोनों संख्याओं के बीच में उसी प्रकार की संख्या प्राप्त हो ये जरूरी नहीं होता। जैसे 2 परिमेय संख्या की बात, 2 प्राकृत संख्या के बारे में बात करें तो 2 प्राकृत संख्याएं, जैसे हम ले लें कि पहली प्राकृत संख्या हमारी 1, पहली प्राकृत संख्या 1 और दूसरी प्राकृत संख्या 2। अब इनके बीच में कितनी प्राकृत संख्या मिलती है? तो इनके बीच में एक भी प्राकृत संख्या नहीं मिलेगी। इनके बीच में संख्याएं तो अनंत मिलेंगी, लेकिन इसी प्रकार की संख्या एक भी प्राप्त नहीं। ठीक है। अब यहां संख्याएं कैसी मिलती है? दशमलव की संख्या मिलती है। कैसी संख्या मिलती है? दशमलव की संख्या। यानी आप कह सकते हैं कि 2 प्राकृत संख्या हो, चाहे 2 पूर्ण संख्या हो, चाहे 2 पूर्णांक संख्या हो, या फिर सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, उन सब के बीच अनंत संख्याएं प्राप्त होंगी, और वो संख्याएं पूर्णांक भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, और या फिर दशमलव की संख्या हो सकती है। ठीक है। तो ये दोनों तरीके की संख्याएं हमको प्राप्त होती हैं। अब हम जानते हैं कि जितनी भी
पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो परिमेय होती हैं। जितनी दशमलव संख्याएं हैं, अब यहां बीच में दशमलव संख्या कैसी मिलेंगी? आवर्त दशमलव या साधारण दशमलव के रूप में मिलेंगी, और उन दोनों को भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आप जानते हैं कि दशमलव संख्या, साधारण दशमलव संख्याएं सभी संख्या भिन्न के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं, और जिनको भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है परिमेय। और सभी पूर्णांक संख्या भी क्या होती हैं? सभी पूर्णांक संख्या भी क्या होती हैं? परिमेय होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये 1 हमारा परिमेय है और ये 2 हमारा परिमेय है, तो इनके बीच में अनंत परिमेय संख्या प्राप्त होंगी, क्योंकि अनंत दशमलव संख्या मिलेंगी और सभी दशमलव संख्या क्या होंगी? परिमेय होंगी। तो परिमेय होंगी तो आप कह सकते हैं कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, या आपको ऑप्शन में दे सकता है कि भिन्नों की अनंत संख्या, 2 परिमेय संख्या के बीच भिन्नों की अनंत संख्या होती है। अगर ऐसा भी कहा गया है तो भी वो कथन आपका क्या होगा? सत्य होगा। तो यहां पर जो आपको पहला प्रश्न ऑप्शन दिया गया, भिन्नों की न्यूनतम संख्या होती है, तो ये बात गलत है। ठीक, 2 भिन्न होते हैं तो वो भी गलत होगा। भिन्नों की अनंत संख्या होती है, ये बात सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पाई है एक क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और सम संख्या। हम जानते हैं, अभी परिमेय संख्या के बारे में बात हुई कि परिमेय संख्याएं सभी पूर्णांक संख्या परिमेय होती हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिख सकें वो संख्याएं हमारी परिमेय होंगी, या फिर दशमलव की संख्याएं जिनको भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जा सके वो सभी क्या होंगी? परिमेय होंगी। तो यहाँ पर ना तो दशमलव संख्या है पाई आपका, ना तो दशमलव संख्या की कैटेगरी में आता है, ना ही पूर्णांक संख्या की कैटेगरी में आता है, और ना ही भिन्न के रूप में आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि पाई हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या तो नहीं होगी। अपरिमेय संख्या होगी तो सीधी सी बात, जो परिमेय नहीं होंगी वो क्या होंगी? अपरिमेय। एक प्रश्न और, पाई के बारे में पूछे या पाई में कुछ जोड़ने की बात करें। हम जानते हैं कि जितनी भी सांकेतिक संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब सांकेतिक संख्या में सांकेतिक संख्या को जोड़ें, चाहे घटाएं या गुणा करें, आपको जो संख्या मिलेगी ये भी क्या होगी? अपरिमेय होगी। तो दोस्तों, आपने पाई में इस एप्सिलॉन को, यानी इसको ई कहें या एप्सिलॉन कहें, आप जो भी आपको समझ में आए कह सकते हैं कि पाई में अगर हम एप्सिलॉन को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या भाग दें, जो भी करेंगे हमको जो संख्या प्राप्त होगी वो कैसी संख्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या मिलेगी, क्योंकि सांकेतिक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, 2 के बारे में सबसे पहले बात कर लें। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ऑप्शन में दिया गया कि 2 अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या है? गलत है। और 1 के बारे में बात करें तो 1 हमारा क्या है? 1 हमारा न तो अभाज्य होता है और न ही भाज्य होता है, ये दोनों नहीं होता। 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 1 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके भाजकों की संख्या केवल और केवल क्या प्राप्त होती है? 1। इसलिए ये संख्या हमारी अभाज्य संख्या की कैटेगरी में नहीं आता और भाज्य की भी कैटेगरी में नहीं आता। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि 1 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, और आपके ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन दिया गया है कि 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यही कथन सही है, बाकी के सारे कथन हमारे क्या हैं? गलत है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे जो एग्जाम में परिभाषा पर पूछे गए थे।